Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So let us continue with our discussion on the polity. ठीक है एंड लास्ट देखिए हम लोगों ने जो मैंने आपको द वीडियो अपलोड किया था उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राइट एंड दैट क्वेश्चन वाज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not included in the you can say fundamental right to equality as enshrined in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस पे ये क्वेश्चन आया है, तो क्या है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो हमने देख ही लिया है कि यहाँ पे इट्स इन आर्टिकल 14 है ना। आर्टिकल 14 में हम लोगों ने चेक किया था राइट, दिस वी हैड सीन। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं सोशल इक्वालिटी की बात कहाँ की जाती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। ठीक है राइट, विच इज टॉकिंग अबाउट सोशली वी ऑल आर इक्वल। इक्वल अपॉर्चुनिटी की अगर आप बात करें तो देखिए आर्टिकल 16 बात करता है ना, बट कहीं भी इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करता है ना। सो करेक्ट आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। ठीक है, फाइन, ऑलराइट, लेट्स नाउ मूव अहेड। अगला डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आगे के फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर्टिकल नंबर 33 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 32 तक हमने लोगों ने देख लिए थे, रिट्स तक बात कर लिया था। ठीक है, अब देखिए 33 की बात करते हैं। अब देखिए 33, 34 ये सारे जो आर्टिकल आते हैं ना, ये सारे आर्टिकल इज बेसिकली नथिंग बट यू कैन टॉक अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस पे देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो ऐसे अप्लाई नहीं करते, है ना। ठीक है, और यही चीज क्या है 33, 34 आर्टिकल कहता है। अब देखिए याद कैसे रखना है, याद बहुत सिंपल है। 33 में क्या है, सिमेट्री है। अब देखिए सिमेट्री है तो, और सिमेट्री मतलब डिसिप्लिन, और सिमेट्री का होती है सिमेट्री इन मिलिट्री, हाँ है ना। सिमेट्री इन मिलिट्री यानी आर्टिकल 33 क्या बात करता है सर, मिलिट्री के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, हाँ है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो एक और वो बनता है कि कौन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो पूछ लेगा प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कौन। तो करेक्ट आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो सही जवाब आपका आता है वो आपका आता है, ठीक है, दैट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो आपके यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो एक ऐसा कानून बना सकता है, ठीक है, जिससे आपके जो आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, उस पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो मतलब सेम एज इट इज नहीं लगेंगे जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन पे लगते हैं। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट 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 मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब लगेंगे। ठीक है, या उसे कुछ मॉडिफिकेशन करा जा सकता है। और क्या ऐसा कुछ राइट बनाया गया है, तो जी हाँ ऐसे राइट्स बनाए भी गए हैं। यू विल फाइंड दैट आर्म्ड फोर्सेस के आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है। ठीक है, जहां पे आप लोग देखोगे कि वो कुछ भी ऐसे बोल नहीं सकते। ठीक है, उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड है, वो ऐसे कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा, हाँ है ना। ठीक है, तो वो यही लॉजिक है। ठीक है, बिकॉज दे आर जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड कैन दीज लॉज जो बनाए गए हैं, कैन दे बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड इन द यू कैन से कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। द आंसर टू दिस इज नो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट है कि सर जब ये आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो हम सब जानते हैं कि आर्मी में क्या होते हैं, कुछ लोग कॉम्बैट वाले होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, कैप्टन होते हैं, कुछ लोग नॉन कॉम्बैट वाले भी होते हैं। नॉन कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल क्या, वहां के जैसे बार्बर हो गए, कुक हो गए। ठीक है, तो क्या इन पे भी, क्या इनको भी ये माना जाएगा आर्म्ड फोर्सेस का एम्प्लॉय? यस, इनको भी माना जाएगा, हाँ है ना। सो सच लॉज कैन कवर द नॉन कॉम्बैटेंट एम्प्लॉयज एज वेल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, राइट। एंड ऑल्सो ऑल्सो ऐसे लॉज चाहें तो दे कैन एक्सक्लूड जो कोर्ट मार्शल किया जाता है फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज फार एज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न। तो कोर्ट मार्शल को बाहर की रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑल दिस इज विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल नंबर 33। ठीक है, जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है देखिए आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 बात करता है मार्शल लॉ की, ठीक है। मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट में क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो मार्शल लॉ आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जब मार्शल लॉ लगता है तो वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है मिलिट्री चलाती है, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हो, कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा दिया तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन अब मिलिट्री के हाथ में, यानी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को काइंड ऑफ थोड़ा सा सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना, ठीक है। एंड जब किस एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा है, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 34 क्या कर सकता है, इट कैन रिस्ट्रिक्ट यू कैन से फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज एनफोर्स्ड इन एनी एरिया। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन यहाँ पे किसके पास ये पावर है कि पार्लियामेंट कैन इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी एक्ट डस बाय हिम और हर, ठीक है, इन कनेक्शन विद मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ द यू कैन से ऑर्डर व्हेन द मार्शल लॉ इज एनफोर्स्ड, ठीक है, हाँ है ना। तो मतलब उसे वहां प्रोटेक्ट किया जा सकता है उस पर्टिकुलर यू कैन से गवर्नमेंट सर्वेंट को या किसी भी पर्सन को, ठीक है, राइट। सो द आइडिया इज जब मार्शल लॉ लगेगा तो आपके पार्लियामेंट के पास अगेन यहाँ पे पावर आ जाती है। प्लीज नोट, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्या मेंशन है, यस मेंशन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, राइट। और मार्शल लॉ होता क्या, बस ये चीज ध्यान रखना कि जो मिलिट्री वहां पे है, ठीक है, वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगी, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और जब जब मार्शल लॉ लगेगा तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स को आपके रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्लीज नोट दैट, ठीक है, राइट। एंड एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, क्या ये है कि सर मार्शल लॉ लगा तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स एज इट इज सस्पेंड हो जाएंगे? तो देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी को ऐसे डिटेन कर लो एंड फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, ठीक है, जो है हैबियस कॉर्पस का रिट नहीं जारी करे ना, हैबियस कॉर्पस का रिट जारी कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो बस ये आपको पता होना चाहिए मार्शल लॉ। बाकी हम मार्शल लॉ को देखिए और हम जब पढ़ेंगे, जब हम इमरजेंसी के चैप्टर पढ़ेंगे तब थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 35। अब देखिए 35 बहुत सिंपल आर्टिकल है, ये लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। ये सिंपली ये कहता है कि सर जो फंडामेंटल राइट्स है उनको एनफोर्स करने के लिए, कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, हाँ है ना, पावर किसके पास? तो आंसर लाइज पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट एनफोर्स सम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और आइडिया सिंपल है, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी लानी है, ठीक है, टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो फॉर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट, द पावर लाइज विथ पार्लियामेंट ओनली, या ओनली है, एंड नॉट विथ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करते हैं, 33, ठीक है, राइट, 34 और क्या 35, ठीक है। 33 सिमेट्री मिलिट्री, यानी मिलिट्री के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। 34 मार्शल लॉ की बात करता है एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट जब मार्शल लॉ लग जाएगा। एंड 35 की कुछ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पे है एंड स्टेट लेजिस्लेचर पे नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ठीक है, 33, 34, 35 और इसी के साथ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स एज अ चैप्टर है, ठीक है, वो क्या है, खत्म होता है। बट यहां पे हमें कुछ ना पेरिफेरियल टॉपिक भी है जिसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल इससे ये क्वेश्चन आने लगा है, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी, स्पेशली यू कैन टॉक अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट, 9 शेड्यूल, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एंड उसी के संदर्भ में हमें पढ़ना है, ठीक है, दैट व्हाट आर द सम एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो यहां पे कुछ कुछ आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है, जैसा आर्टिकल नंबर 31A, ठीक है, राइट, इसको हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली हमें आर्टिकल नंबर 31B और आर्टिकल नंबर 31C को यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट डज दिस कि ना जो 31A है बेसिकली ये कुछ कैटेगरीज ऑफ लॉज को, ठीक है, बचाता है, ठीक है, किससे कि दे कैनॉट बी चैलेंज फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है।
हाँ है ना, कुछ कैटेगरीज ऑफ बेसिकली लॉज, ठीक है, इट सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड and invalidated on the ground of contravention of fundamental rights conferred by article 14 and 19, ठीक है, राइट। अब ये सारे हैं, ठीक है, जैसे एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, ये सब चीजें आपको इतना नहीं पूछेगा, बट आपको ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, राइट, ये चीज आप पे पता होना चाहिए, ठीक है। एंड एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि ना, प्लीज नोट कि कंपेंसेशन हैज टू बी पेड जब भी स्टेट कोई प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, जब भी क्या है, जब भी स्टेट कोई प्रॉपर्टी लेता है एंड ना वो प्रॉपर्टी उसकी ना पर्सनल कल्टीवेशन की लिमिट के अंदर आती है किसी भी पर्सन की, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे कंपेंसेशन देना जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो प्लीज नोट दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। एंड एक्चुअली में क्या था, वी ऑल नो दैट जो आर्टिकल नंबर 31 था वो क्या था, ठीक है, विच वाज टॉकिंग अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, बट 31 आर्टिकल को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था, बट 31A, 31B, 31C, कुछ कुछ इनमें से जो आर्टिकल्स है वो अभी भी वैलिड है। एक्चुअली क्या था दैट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो द स्टेट फेल्ट द नीड कि हमें लैंड रिफॉर्म करना है। अब जब लैंड रिफॉर्म करना है तो क्या बोलते हैं, वी नीड सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, लैंड लेने की हमारे पास आजादी होनी चाहिए। बट उस टाइम तक क्या था, उस टाइम तक एक्चुअली में जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे ही सरकार लैंड रिफॉर्म लाती थी, एक्सेस लैंड को लेती थी, लोग पहुंच जाते थे कोर्ट, कहते थे माय डियर लॉर्ड, ठीक है, इन्होंने तो हमारा लैंड ले लिया, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। और जुडिशरी कहती थी सही बात है यार, ये गलत है, और लैंड रिफॉर्म में बाधा डाल ले। तो सरकार ने सोचा क्या करे, तो सरकार लेके आ गई फर्स्ट अमेंडमेंट, और फर्स्ट अमेंडमेंट में, ठीक है, क्या है, 31A आर्टिकल को घुसा दिया, ठीक है, राइट। और इस जो अमेंडमेंट है इसने आपके सामने कहानी लिख दी, ठीक है, कि भाई सरकार देखो आपके कुछ ऐसे लॉस बना सकती है, ठीक है, जो कि 14 और 19 को चैलेंज नहीं करेंगे, ठीक है, समझे। तो प्लीज नोट दिस, है ना। बट क्या एक ये भी क्लॉज है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी आपकी ले ली जाएगी, नहीं, अगर वो आपकी लिमिट के अंदर आ रही है, ठीक है, अगर आपकी वो लिमिट के अंदर आ रही है, स्टैट्यूटरी लिमिट, तो वहां कंपेंसेशन देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस, ठीक है। तो दिस इज ऐसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के, क्योंकि सरकार को एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स करने थे, ठीक है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था आपका, क्या आपका था, लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स कैसे हो सकता है, लैंड रिफॉर्म ऐसे ही तो होगा भाई कि अगर सरकार एक्सेसिव जो लैंड है, ठीक है, एक्सेसिव जो लैंड है उसको क्या करे, उसको ले, ठीक है, एंड उसको लेके क्या करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। बट जैसे ही एक्सेसिव लैंड को सरकार स्नैच करने की कोशिश करेगी, ठीक है, पीपल वर रीचिंग द कोर्ट्स, पीपल कोर्ट्स पहुंच गए, ठीक है। तो अब सरकार ने क्या करा, कैसे करे, तो 31A लेके आ गई, ठीक है। तो 31A कुछ नहीं है कि 31A एक पोटली है, ठीक है, एक खाली पोटली, और यू कैन टॉक अबाउट दिस एज अ बैग, ठीक है। अब इस बैग में क्या है, इस बैग में आपको जो जो सरकार ने अब लॉज रखे, ठीक है, राइट, ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ये कोई नहीं कह पाएगा कि क्या बोलते हैं, इन लॉज की वजह से हमारा आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, ये है बेसिकली लॉजिक, समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। तो अब इसमें अंदर डिफरेंट डिफरेंट है, बट कंपेंसेशन वाली बात याद रखना, ठीक है, राइट। दिस अब बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 31B क्या कहता है, ठीक है। तो 31B बेसिकली कुछ नहीं कहता, दैट इट ट्राइज टू यू कैन से save acts and regulation in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of fundamental rights, ठीक है। यानी यहां पे बेसिकली ये बोला गया कि 9th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर हम जो जो लॉज बनाएंगे वो आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, है ना, ठीक है। तो आर्टिकल 31B का स्कोप और ज्यादा वाइड कर दिया 31A का, क्योंकि 31A में हमने देखा कि 31A में 5 कैटेगरीज ऑफ लॉस थे, है ना, ठीक है, 31A में 5 कैटेगरीज ऑफ लॉस थे, अगर आप यहां पढ़ पा रहे, दैट इट से 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि 1419 का कॉन्ट्रवेंशन है। अब यहां क्या करा गया,
यहां आपका 9 शेड्यूल को और 9 शेड्यूल लाया गया और ये बोला गया कि अब इसके अंदर जो जो भी रखा जाएगा, ठीक है राइट, जो जो भी रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका चैलेंज नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 14 19 का वायलेशन। तो अब इस पोटली में शुरू में 5 जो थे, अब इस पोटली को और बड़ा कर दिया गया और 9th शेड्यूल ही बना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या आया था, 9 शेड्यूल 31 बी, ये ध्यान रखना, ठीक है राइट। एंड एक और चीज ध्यान रखना कि जनवरी 2007 सुप्रीम कोर्ट में ने ये बोला देयर कैन नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और ये बोला गया था आईआर कोहेलो केस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आईआर कोहेलो केस याद रखना, 9 शेड्यूल इससे रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू इससे रिलेटेड है, हाँ है ना, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऐसा नहीं है कि आप 9 शेड्यूल में इस पोटली में कुछ भी डाल के आप कुछ भी कर लोगे, दैट्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो दैट इज वाई 31B भी क्या है, 31B अब क्या है, नाउ दैट कैन ऑल्सो बी चैलेंज, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है फाइन। अब आता है 31C, ठीक है। 31C ने क्या करा, 31C ट्राइड की किसी तरीके से ना हम डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर रखने की कोशिश करें, हाँ है ना। एंड कौन से डीपीएसपी को, ठीक है, 39B एंड 39C, ये ध्यान रखना, ठीक है राइट। एंड ये कब आया था, क्या ये भी फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, नहीं, ये आया था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 से, ठीक है। एंड इट ट्राइड कि आर्टिकल नंबर 39B सब क्लॉज C, ठीक है, B एंड C, 39 सब क्लॉज C, ठीक है, इसको ऊपर रखो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट 14 एंड 19 से। ये यही बात कहता है, ठीक है, कि अगर स्टेट ने कोई लॉ इसको एनफोर्स करने के लिए बनाया तो ये 14 19 के वायलेशन करता है, इसलिए हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, ये ध्यान रखना, है ना, ठीक है। कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी और इट वायलेट्स क्या आर्टिकल 14 19, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है राइट। यहाँ पे अगर आप ये पढ़ रहे हैं नो लॉ ये वाला, ठीक है राइट, विच सीक टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी 39BC, ठीक है, कैन बी चैलेंज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। एंड फिर आता है एक 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट ने क्या करा, 47 अमेंडमेंट ने सोचा कि यार सुप्रीम कोर्ट ने 39BC पे कुछ नहीं बोला है, ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स एक्सटेंड the first part of the article to include all DPSP and not just 39B and C, ठीक है राइट, कि no law that seek to implement any DPSP, ठीक है, can be challenged if it contradicts 14 and 19, ठीक है। यानी अब तो DPSP को सबसे सुपीरियर बना दिया गया ओवर फंडामेंटल राइट। बट मिनर्वा मिल केस में ये कॉन्स्टिट्यूशन को, इस वाले क्लॉज को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया कि all DPSP are not superior to fundamental rights, but yes, only 39B and 39 सब क्लॉज C को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है राइट, सॉरी एनफोर्स करना है, तो you can do, and that will not be considered as a violation of आर्टिकल 1419, ठीक है। तो यहां से एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती है जिस पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नोट सुपीरियोरिटी की अगर बात की जाए तो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू व्हाट डीपीएसपी एक्सेप्ट 1419, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, देन उसके बाद आपकी सुपीरियोरिटी की बात आती है, तो आता है, इसके बाद आता है डीपीएसपी का आर्टिकल 39B एंड C, ठीक है, 39C ये आता है, ठीक है, यहाँ पे 39 सब क्लॉज C। देन उसके बाद सुपीरियोरिटी किसकी आती है, रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है राइट, सॉरी मतलब आर्टिकल नंबर 14 एंड 19, ठीक है, आर्टिकल नंबर, एंड उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द डीपीएसपी, रेस्ट ऑफ डीपीएसपी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना, ठीक है। सबसे सुपीरियर है ऑल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हायरार्की में एक्सेप्ट 14 19, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है क्या, डीपीएसपी आर्टिकल 39B आर्टिकल 39C, ठीक है राइट, एंड थर्ड पे आता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 19, एंड फोर्थ पे आता है रेस्ट ऑफ द डीपीएसपी। ये मेन लॉजिक था, ये मेन मुझे आपको बताना था जिस पे क्वेश्चन आता है, चाहे कुछ रटो या ना रटो, ये जरूर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 39 जो ये हमने 31A एंड जो आपका 31B है,
ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या बात करता है। बस एक रफ आइडिया अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो वहां अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप खेल जाओगे, ठीक है, राइट। 31A एंड 31B, ठीक है। और अगर कभी भूल जाओ, ठीक है, तो मैं कैसे याद रखता हूं, मैं इसको ऐसे बता देता हूं, ठीक है, कि 31B ना, ठीक है, 31 बिना, बिना, ठीक है, 31 बी ना, मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 31, ठीक है, बी ना, ना यानी ना मतलब 9 शेड्यूल से, ठीक है, 9 शेड्यूल के अंदर जो जो हमने डाल दिए, ठीक है, राइट, वो आपके प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑब्वियस ही बात है, आर्टिकल 31A इज नॉट रिगार्ड्स टू 9 शेड्यूल बट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ यू कैन से लॉज विच आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो 31A पहले सर्टेन कैटेगरीज है, बी वो है। एंड एक और चीज याद रखना, बी फॉर बड़ा, बड़ा यानी इट इज मोर वाइडर देन 31A, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग, ठीक है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। और 31C पूछा जाता है, ठीक है, अगर 31C कहा गया, एक मिनट जस्ट वन सेकंड, हाँ 31A, 31B, बी फॉर बड़ा, बी फॉर ना, और 31C, ठीक है, CD, 31C, ठीक है, 31C इज डी, CD मतलब, अरे यार जस्ट वन सेकंड, व्हाट्स हैपनिंग टू दिस, जस्ट वन सेकंड गाइस, हाँ 31CD यानी DPSP को एनफोर्स करने की कोशिश करता है ना। एक और बार बता देता हूं अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक है, कि 31, ठीक है, ए है हमारे पास, ठीक है, 31B है हमारे पास, और आर्टिकल 31, ठीक है, सी है हमारे पास, ठीक है, ये है। अब बी ना, ना यानी 9 शेड्यूल है, ठीक है, 9 शेड्यूल को एनफोर्स करता है, 9 शेड्यूल लेके आता है। 31A इज सर्टेन कैटेगरी ऑफ लॉस, ठीक है, राइट, जो कि आपके दैट कैन नॉट बी चैलेंज, सर्टेन कैटेगरी। और 31C डी यानी DPSP को यहाँ पे लाता है, कौन सा DPSP, 39BC, 39B/39C, ये ध्यान रखना। अगर ये चीज तुम्हें याद है, तो अगर कल को क्वेश्चन टफ बना दिया उसने 31A, 31B, 31C, तो आपको याद रह जाएगा, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू सी कि यार क्या है, कैसे है, कैसे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। और ये केसेस की भी जो मैंने कहानी बताई है, ठीक है, वो याद रखना कि कैसे 42nd अमेंडमेंट से जो 31C है उसको वाइड करने की कोशिश की गई, ठीक है, बट मिनर्वा वेल केस में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, ठीक है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कैसे जो है 31A और 31B है उसको फर्स्ट अमेंडमेंट से लाया गया, और जबकि यहाँ पे 31C है उसको 25th अमेंडमेंट से लाया गया। तो आजकल इस यूपीएससी का फेवरेट हो गया है 25th अमेंडमेंट, ये इस टाइप के अमेंडमेंट बहुत पूछ रहा है, ठीक है, 1971, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये अमेंडमेंट्स और इनको प्लीज प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा खत्म होता है आपका फंडामेंटल राइट्स 31 की कहानी पूरी, ठीक। फिर देखो कुछ हमारे यहाँ क्या है, राइट्स विच आर आउटसाइड पार्ट 3। अब वो फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है बट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और आई कैन से लीगल राइट्स एंड नॉन फंडामेंटल राइट्स, ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 265 है, ये कहता है नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। अब ये सारे ना आर्टिकल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, हाँ है ना, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। तो रैंडमली कोई प्रॉपर्टी आपकी छीन नहीं सकता। और यहाँ पे याद रखना इट्स अ लीगल राइट, इट्स अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और कौन से अमेंडमेंट से गया था ये, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है, इट वाज स्ट्राइक डाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सी गवर्नमेंट के अंदर गया था, प्लीज बताना मुझे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। देन आर्टिकल 301 ये कहता है ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, शैल बी फ्री, यानी आप पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, कोई इस पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, ये चीज बोली गई है, ठीक है। 326 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू वोट इन इलेक्शन, ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। बट प्लीज नोट, यहां पे ना सिर्फ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करी गई है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, राइट टू वोट नहीं बोला गया, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे यूपीएससी ने ना इस पे पहले क्वेश्चन पूछा भी गया,
ठीक है, राइट। तो 326 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो मतलब यही है कि कभी भी ये राइट्स वायलेट होंगे तो यू कैन मूव टू हाई कोर्ट बाय एन ऑर्डिनरी सूट एंड नॉट थ्रू आर्टिकल 32 एंड रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं आप जा सकते, पहले आप हाई कोर्ट जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 226 चलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमने क्या डिस्कस कर लिया, आपके कौन कौन से ये भाई, ये जितने भी मैंने बताए ना, ये रटे होने चाहिए। 300A, 301, ठीक है। और मैं कैसे याद रखता हूँ, 301 रुपए का, कहते हैं ना किसी को शगुन देते हैं तो 101, 201 ऐसे का देते हैं, तो 301 रुपए का, यानी ये पैसा है, यानी ट्रेड, ये कॉमर्स, इससे ही आएगा। हाँ है ना। 326 तो देखो सबको पता होता है कि ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और 300A ये भी हमें याद होता है कि 300A क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। 300A इज अ हाउस नंबर, प्रॉपर्टी, ठीक है। और 265 याद रखना, नो टैक्स शैल बी लेवाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ना ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार आर्टिकल 142 पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फाइन, ऑल राइट। तो ये भी हमने क्या कर लिया, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स आर नाउ ओवर। लेट्स नाउ इंट्रोड्यूस डीपीएसपी। डीपीएसपी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड डीपीएसपी आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। एंड दीज आर अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात याद रखना। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब वही है कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स, या आप ऐसे कह सकते हो ऐसे डायरेक्शंस हैं जो स्टेट को दिए जाते हैं कि जब आप लॉज बनाओगे इन बातों का ख्याल रखना, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बेसिक मतलब यही है कि डायरेक्टिव्स टू द स्टेट, कि भाई इन इन चीजों का जो यहाँ पे लिखा गया उसका ख्याल रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल, तो 3651, 3651, ठीक है। 36 से 51 याद रखना, ठीक है। 36 से 51 याद रखना, ठीक है। एंड पार्ट 4 के अंदर आता है, ये भी पता होना चाहिए। एंड ये हमने लिया कहां से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिन्होंने खुद स्पेन से कॉपी करा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनको नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, ठीक है, राइट। एंड ऑल्सो रिमेंबर ग्रैनवेल ऑस्टन ने डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट को मिला के कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये दोनों को मिला के। और डॉक्टर अम्बेडकर ने नोवेल फीचर किसे बोला था, तो ये भी इसका आंसर होगा डीपीएसपी, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 4, ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि since these are some kind of instruction, some kind of directives to the state legislature, note executive and administrative matter, यहां जुडिशरी का एज सच नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर इन्हीं जैसा एक क्या बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे, ठीक है। तो इन्हीं कोई इन जैसे ही थे, दे रिजेंबल अ लॉट टू दैट, क्योंकि वहां पे भी जो गवर्नमेंट है उनसे बोला गया था आपको इन बातों का ख्याल रखना है जब आप लॉज बनाओगे, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनको क्या है, इनको कुछ कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस आर्टिकल नंबर, इसको फटाफट देखते हैं। यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखना ना, अब यूपीएससी में ट्रेंड देखा जा रहा है ना, फंडामेंटल राइट्स सब बच्चों को याद हो गए, तो अब यूपीएससी ने ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। तो डीपीएसपी को सही से पढ़ना। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 36, ये कुछ नहीं कहता, ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है, जो कि सेम है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 12, ठीक है, ठीक है। देन 37 साफ कहता है कि डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो डीपीएसपी को अप्लाई करेंगे। प्लीज नोट 37 ये भी कहता है कि डीपीएसपी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, ना कि लीगल ऑब्लिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरल ऑब्लिगेशन वर्सेस लीगल ऑब्लिगेशन। एंड सिंस दीज आर ओनली मॉरल ऑब्लिगेशन, तो हम कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर दीज आर एम्ड एट अचीविंग जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। एंड स्पेशली व्हेन आई कम टू जस्टिस आई टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की स्पेशली बात करता है। अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ स्पेशली बात की जाती है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कहां से होगा, थ्रू डीपीएसपी की बात करता है, ठीक है। एंड इट ट्राइज टू एम्बॉडी अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात करता है, हाँ है ना। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश, देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी,
तो अगर पूछा जाए विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू एस्टैब्लिश दिस, आंसर वुड बी डीपीएसपी. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अ वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी. ठीक है. क्या ये सर लीगल ऑब्लिगेशन है? नो सर. क्या ये मॉरल ऑब्लिगेशन है? यस सर. क्या ये कोर्ट में जस्टिफाइबल है? नो सर, नॉन जस्टिसेबल है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स. क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? नो सर, दीज आर लीगली नॉट एनफोर्सेबल. ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है. हाँ है ना. ठीक है, तो याद रखना एज सच किसी को रोकते नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, दिस एज अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि डू दे स्टॉप, डू दे काइंड ऑफ स्टॉप द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम डूइंग समथिंग? नो. ठीक है, सिर्फ मॉरली स्टॉप कर सकते, लीगली नहीं स्टॉप कर सकते. हाँ है ना. कैन द कोर्ट यूज डीपीएसपी टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ? यस, बिल्कुल. ठीक है, राइट, ये चीज है. कोर्ट कैन यूज द डीपीएसपी टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ. ठीक है, एंड अगर कोर्ट देखता है दैट अ लॉ इन क्वेश्चन इज सीकिंग टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, ठीक है, एंड वो आर्टिकल 1419 को वायलेट भी कर रहा है, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता, मतलब इन द सेंस उसको अपहोल्ड कर देगा. ठीक है, तो इट कैन सेव सच लॉ फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. फिर उसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी को ना क्लासिफाई किया गया. किसमें क्लासिफाई किया गया? 3 पार्ट में, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. प्लीज नोट, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्लासिफिकेशन किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने किया है क्लासिफिकेशन. ठीक है, राइट, तो ये चीज ध्यान रखने का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की. तो सबसे पहले सोशलिस्ट डीपीएसपी पता होना चाहिए. जैसे 38 बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल की. हाँ है ना. 38 बात करता है वेलफेयर कैसे होगा, कि यू विल ट्राई टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज. तो पता होना चाहिए. डायरेक्ट ये पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन. 39 बात करता है कि स्टेट विल ट्राई टू सिक्योर राइट्स एंड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड. क्या है ना. ठीक है, स्टेट विल ट्राई टू एश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस. क्या है ना. स्टेट विल ट्राई टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, ये सब चीजों की बात में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ठीक है, इसकी बात करता है. ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ो. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. ठीक है, अभी बात करेंगे. तो इनको आपको यहाँ पता होना चाहिए. ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए इन सब पे क्वेश्चन आ चुका है. जैसे 39A पे आया है. हाँ है ना. 39A को भी क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया था. एंड इट ट्राइज टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर. ठीक है, तो ये भी पूछा जा चुका है. ठीक है, देन 41 पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है कि राइट टू वर्क. ठीक है, एंड सम काइंड ऑफ पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस. ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, एमजी नरेगा जो आपके एमजी नरेगा, ठीक है, को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो किसको सेटिस्फाई करता है? आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 39, इस तरीके से. ठीक है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41. ठीक है, इस तरीके से इन सब की बात करता है. ठीक है, तो इसका सही जवाब था आर्टिकल नंबर 41. ठीक है, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो यू कैन गो एंड आस्क फॉर द स्टेट की राइट टू वर्क दो. ठीक है, पता होना चाहिए. सिमिलरली आर्टिकल 42 बात करता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए, मटर्निटी बेनिफिट की बात करता है. ठीक है, 43 बात करता है लिविंग वेज की. इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. हाँ है ना. लिविंग वेज, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करता है. हाँ है ना. 43A बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट ट्राइज टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. और ये भी 42nd CA से ऐड किया गया था. ठीक है, 42nd CA वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से 42nd CA से ऐड नहीं हुए. हाँ है ना. 47 की बात करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ. ठीक है, राइट, तो ये सब की बात करता है, दारू बंद करने की बात करता है. देन कम्स द गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए. जैसा आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत. हाँ है ना. 43 कहता है कि भैया प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री. 43B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए. ये भी बाद में ऐड हुआ है. ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है. ठीक है, 46 बात करता है कि भाई एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST वनरेबल सेक्शंस को हम प्रोटेक्ट करें. ठीक है, 47 बात करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक. ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो. ठीक है, राइट. एंड
48 बात करता है प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस काल्स, ठीक है, ये सब चीजें भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो द आइडिया ये सब क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं, ठीक है, राइट। और गांधीयन प्रिंसिपल को याद करने का यही है कि गांधी जी विलेज पंचायत की बात करते थे, गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे, गांधी जी कोऑपरेटिव की बात करते थे, गांधी जी हमेशा वनरेबल सेक्शन की बात करते थे, है ना, ठीक है। गांधी जी दारू नहीं पीते थे, ऐसे याद रख लो, ठीक है। गांधी जी वुड प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ काउज, और ये सब भी किससे रिलेटेड है, वही कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों से, है ना, मतलब इन द सेंस की काओ काल्स इनको प्रोटेक्ट करना है ना, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट आता है क्या आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं 44, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 44 पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन अंडर 6 इयर्स, ठीक है, इसकी बात करता है, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, इट ट्राइज टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन। ये देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, मेनी पीपल थिंक ये 48 वाला वुड बी अ गांधीयन प्रिंसिपल, बट नहीं 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 नहीं, दिस इज अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज भी मतलब आई फेल्ट इट वाज गुड थिंग, ठीक है, राइट। एंड 48A, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी 42 से इंट्रोड्यूस हुआ था, दिस इज ऑल्सो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, हाँ ना। 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये कंफ्यूज किया जाता है ना, मेनी पीपल थिंक दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, बट खुद दिमाग लगाओ कि मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस को अगर प्रोटेक्ट करना है आर्टिस्टिक, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना, हाँ है ना, बट पब्लिक प्रॉपर्टी को है वो की तोड़फोड़ ना करे, वो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, हाँ ना। देन टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो ये क्या आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी क्या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात करता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बहुत बार पूछा जाता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी क्या है, बहुत बच्चे फंडामेंटल ड्यूटी लगा देते हैं, आईपीएस डीपीएस, आईपीएस डीपीएस ऐसे याद रखो, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डीपीएसपी खत्म, हाँ एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये भी क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, आर्टिकल 51 की बात करता है। एक बार ये पूछा गया था कौन सा आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, ठीक है 51, हाँ है ना। कौन सा आर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है 50, कौन सा आर्टिकल आपकी विलेज पंचायत की बात करता है 40, ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहता है कि इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को करो 48A, ठीक है, जो कि 42 से आया है, ठीक है, तो सारे ये देखो पता होने चाहिए भाई, इसमें डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, डायरेक्ट सवाल, ठीक है। और यही जो मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि बाद में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी रखा गया है, और वो कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे 4, कौन कौन से, 39, 39A, 43A, 48A, यानी ए वाले सारे किससे ऐड हुए 42nd से। 39 में बात करी गई थी सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 39A में बात करी गई थी प्रूफ फ्री लीगल एड टू पुअर, हमने पढ़ा था। 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हाँ है ना। एंड 48A बात करता है वही प्रोटेक्ट इंप्रूव द एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ये चीज ध्यान रखना। फिर हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे एक और क्या बोलते हैं डीपीएसपी को ऐड किया गया, ठीक है, जो कि ये बात करता है, ठीक है, 38 के अंदर हुआ था कि द स्टेट इन पर्टिकुलर शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसकी बात करता है, ठीक है, कि इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, हाँ है ना। एंड मैं कैसे याद रखता हूं कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंसेस दोनों के बीच में जीरो हो जाए, तो 42nd में 4 - 2 डिफरेंस क्या जीरो हुआ 2 नहीं, बट 44 में क्या 4 - 4 डिफरेंस जीरो हुआ, यस। यानी टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी वो एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नो सर, क्योंकि 4 - 2 is 2 बट 4 - 4 is 0, यानी 44 से आया था, याद हो गया, खत्म, हाँ है ना, ठीक है, पूछ सकता है नहीं, ठीक है। 44 CA इंसर्टेड सेक्शन 2 टू आर्टिकल 38, ठीक है, रिमेंबर 44 से आया था, ठीक है। देन 86 अमेंडमेंट से एक और डीपीएसपी ऐड आया, ठीक है, जिसने आर्टिकल 45 के मैटर को चेंज किया, ठीक है। एंड एक्चुअली में क्या था कि
जब फंडामेंटल राइट बना गया, ठीक है, जब फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन बना तो डीपीएसपी में भी चेंज आया और डीपीएसपी में ये बोला गया कि अब 0 से 6 इयर्स तक, ठीक है, एजुकेशन देने की जिम्मेदारी विल बी नाउ बी अ डीपीएसपी एंड 6 से 14 विल बी इयर्स तक, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट। और उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसने ये बोला वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, 43B, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, राइट। सो ये 4 जो अमेंडमेंट हुए 42nd, ठीक है, 44th, 86 और 97th, ये चारों आपको यहां पता होने चाहिए किस किस में, 4 में कौन कौन से ऐड हुए। एक की तो मैंने ट्रिक आपको बता दी, ठीक है, कि जितने ए वाले हैं हुए हैं ये 42 में हुए हैं, हाँ है ना। 44 की ट्रिक मैंने बता दी कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटी में डिफरेंस कहां 0 दिख रहा है, वो हो गया। 86 में अगर आपको ध्यान हो तो राइट टू एजुकेशन वगैरह की बात करता है, हाँ है ना, ठीक है, 86। एंड 97 वाला क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का 43B की बात करता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का याद रखते हो 43BC, यानी 43B इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, खत्म, हाँ है ना। देखो ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 43A इज फॉर द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। 39A इज फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है। 39 इज फॉर क्या, ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हो, अब चिल्ड्रन वाला इनमें से सर, इनमें से 4 में चिल्ड्रन कौन सा होगा मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग लगाओ, क्या 39 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 39A चिल्ड्रन हो सकते हैं, 43A चिल्ड्रन हो सकते हैं, 48A चिल्ड्रन हो सकते हैं, नंबर कौन सा है 39, तो नंबर वाला जो होगा वो क्या होगा, चिल्ड्रन का होगा, खत्म, देखा, याद हो गया, ठीक है। तो 39 क्या है, ठीक है, 39 चिल्ड्रन, खत्म, सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 39A फ्री लीगल एड टू पुअर, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ, 48A क्या हुआ, इंप्रूव एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सब 42nd से ऐड हुए हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे डीपीएसपी भी खत्म होते हैं एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, एंड देन वी विल बी बिगिनिंग ऑफ विद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसको हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज यूजफुल एंड अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो एंड कमेंट भी कर सकते हो टू टेल मी। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।